कि 16 अप्रैल की घटना आदेश गुप्ता जी के लिए क्या है। 20 अप्रैल की कार्रवाई में लोग हमसे बार बार यही कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया। इस बार क्यों ऐसा हुआ? इनको ना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनसे फिर वो सारे गलत धंधे कराना, क्राइम कराना। एमसीडीज को पत्र लिखने वाले आदेश गुप्ता जी के घर के बाहर ही अतिक्रमण है। मैं आम आदमी पार्टी वालों को भी चुनौती देता हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोर्ट के आदेश के सवा घंटे 1.5 घंटे बाद तक वहां पर कार्रवाई होती रही। युवाओं में अगर आक्रोश है तो थोड़ा बहुत उन्होंने किसी गेट पर पेंट कर दिया, कोई एक आध चीजें तोड़ फोड़ कर दी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप इस समय भाजपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के साथ है। उनसे बातचीत करने आया है। आदेश गुप्ता जी का नाम किन वजहों से चर्चा में है बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी हम बताते हैं। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के इलाके में हिंसा होती है, जिसके बाद 20 अप्रैल को एक कार्रवाई होती है बुलडोज़र चलने की, जेसीबी मशीन चलने की, अतिक्रमण को हटाए जाने की, जिसमें कई सारे लोग अतिक्रमण को बार बार फ्लैग करेंगे। तो उसमें आदेश जी ने एक लेटर लिखा था और आदेश जी के लेटर के बाद वो कार्रवाई हुई थी। और हम उन सारी चीज़ों पे, सारी बातों पे आदेश जी का पक्ष जानना चाहेंगे। आदेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर गया और खुद मैं लोगों से मिला, खुद मैंने चीज़ों को रीड किया, और तो लोगों के अपने अपने पक्ष हैं, लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। तो मैं पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि 16 अप्रैल की घटना आदेश गुप्ता जी के लिए क्या है? 16 अप्रैल की घटना हिंसा है, 16 अप्रैल की घटना दंगा है, फसाद है, झगड़ा है, संघर्ष है, क्या है? मन्ने, आप उसको देखते किस तरह से हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ 16 तारीख को जो हुआ तो वो ना तो दंगा है ना फसाद है, वो एक साजिश है। और मैं ये कहूँ कि मात्र संयोग नहीं, वो एक प्रयोग है जो पूरे देश के अंदर हुआ है। और इस तरह की साजिश वो सुनियोजित ढंग से रची गई वहाँ पर, और उसके बहुत सारे उसके निहितार्थ हैं, उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों को लेकर इस तरह की साजिश रची गई। किस तरह से एक शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, फिर उनको बचाने के लिए बीच में दिल्ली पुलिस जब दीवार की तरह खड़ी होती है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी हिंसा होती है, गोली चलती है, पथराव होता है। तो कुल मिलाकर ये जो 16 तारीख को जो घटना हुई वो एक बहुत बड़ी साजिश है, जो इस देश को भी अस्थिर करने के लिए और केंद्र सरकार को भी अस्थिर करने के लिए है। और मैं समझता हूँ देश के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक साजिश है। उन्होंने, कोर्ट ने भी ये कर दिया कि भाई बुलडोजर का काम बुलडोजर करेगा, और जहांगीरपुरी में रुका है तो पूरी दिल्ली में नहीं रुकेगा, हर जगह चलेगा। तो वो तो क्लियर है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस दी जाती है, इंक्रोचमेंट के लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने राणा इकबाल सिंह का इंटरव्यू किया था, नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं। जी, राजा इकबाल। हाँ, राजा इकबाल जी, सॉरी। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि इस तरह की कार्रवाई जो 20 तारीख को हुई थी, उसमें मोडस ऑपरेंडी होता क्या है, तरीका क्या फॉलो करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया ऑन द रिकॉर्ड कि उन्हें अधिकारी जो होते हैं जिनका इंक्रोचमेंट है, उनको नोटिस दिया जाता है, उनको बताया जाता है वर्बली और कागज़ देके, और उसके बाद कार्रवाई होती है। और इस पूरी कार्रवाई में, 20 अप्रैल की कार्रवाई में आदेश जी, लोग हमसे बार बार यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई एमसीडी की तरफ से नहीं की गई, हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया। मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले एमसीडी वाले आते थे, हम लोग उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह दिखाते थे तो वो चले जाते थे, वो समझते थे कि ठीक है, मामला जेन्युइन है। लेकिन इस बार क्यों ऐसा हुआ? इस बार क्यों इतना भी नहीं स्कोप था कि हम लोग के सर्टिफिकेट देखे जाएं? तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन थोड़ा सा ग्राउंड पे है, मुझे लगता है। क्या पंकज, यही ना बोला था ना उन्होंने कि यही मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं, ये तरीका फॉलो करते हैं? तो ये उन्होंने कहा था मुझे, राजा इकबाल सिंह जी ने। नहीं, कभी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में आप नोटिस देते हैं, जो जैसे आप एक बताओ, कोई आदमी सड़क पे बैठ गया, कोई आदमी फुटपाथ पे बैठ गया, और वो कहे नहीं हमें नोटिस दो पहले, फिर नोटिस दे के वो कोर्ट में जाए, तो ऐसा तो नहीं
पब्लिक वेज है, पब्लिक स्ट्रीट है, जो सबके कॉमन पैसेज है, उसको आप कैसे रोक सकते हो, उसको आप कैसे बाधित कर सकते हो। तो ये कानूनी कोर्ट कहता है, देखिए मेरे पास एक कोर्ट का ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 15/3/2010 का है, देखिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। इसमें जस्टिस शिव नारायण जी ढींगरा जी ने ऑर्डर किया इसी पे था कि इन ऑल दोज कॉलोनीज एंड कॉम्प्लेक्सेस which are approved by NDMC or a municipal authority. The municipal authority has right to remove encroachment from public areas, public ways, open areas meant by for public use and utility without a so-called notice. I find ऐसे देख सकता हूँ। हाँ, I consider that no contempt can be filed against the municipal authority where the municipal authority removes encroachment from the public area, public land or space layer in all those colonies, complexes which are approved by NDMC or a municipal authority. The municipal authority has a right to remove encroachment from public areas without a show cause notice. अच्छा, यानी अच्छा ये आई एम सॉरी, मैं इससे आपकी परमिशन के बिना फोन उसके ऊपर ही हिस्से में आ गया क्योंकि मुझे थोड़ी रुचि थी। ये राकेश जैन पेटिशनर थे, रिस्पोंडेंट थी एनडीएमसी और जस्टिस शिव नारायण ढींगरा हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का। अच्छा, पिटीशन डिसमिसल का है, पिटीशन को डिसमिस किया है उन्होंने। ठीक है, पिटीशन को डिसमिस किया। ये भी इसमें भी ऐसी हुआ, क्या है कि इसमें इस तरह की बातें हुई हैं कि वो सारा फोर्स और ये अब जिस तरह का सेंसिटिव मैटर था तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, चलिए सारी फाइंडिंग हो जाने दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के मैटर को सेंसिटिव बनाया गया या फिर कम्युनल एंगल दिया गया। लेकिन इस तरह की कार्रवाई हमेशा पहले भी मैंने खुद, आप अगर कहेंगे तो मैं ले चलूँगा, मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 2 एकड़ की ज़मीन थी, इसमें लगभग 200-250 बांग्लादेशी रहते थे, कबाड़ी का काम करते थे। तो हमने वो जगह खाली कराई थी, तो एकदम से विदाउट नोटिस हमने सारे कबाड़ियों को हटाया था। और आज वहाँ पर हमें ये इस बात की खुशी कि वहाँ पे दिल्ली का कारपोरेशन का सबसे बड़ा स्कूल हम बना रहे हैं वहाँ। अच्छा, उस जगह पर, और वो जगह पे 20 साल से वो लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर घेरा बना के अपना कबाड़ का धंधा करते। कागज वागज नहीं थे उनके पास, मतलब कि जो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो नहीं, सर्टिफिकेट डीडीए एनडीएमसी एमसीडी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, इलीगल एक्टिविटी करते थे। तो वो किए थे, ऐसा निगम कार्रवाई करता है। क्या और एनडीएमसी में ही सर, शायद जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि एनडीएमसी की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग ने 2018 में एक एसटीएफ बनाई थी। हाँ, उस एसटीएफ की फाइंडिंग जो हुई थी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट के केसेस थे बजाय दूसरे इसका कारण है कि ये सबसे ज़्यादा शहरी इलाका है। अच्छा, जो चांदनी चौक है, देखिए आप, अगर आप तो जानते हैं बनारस के रहने वाले या आप दिल्ली के बारे में, चांदनी चौक भी एनडीएमसी में आता है, करोल बाग भी एनडीएमसी में आता है। तो ये दोनों ही बड़े इलाके हैं, सघन आबादी और सघन मार्केट्स हैं। तो जहाँ मार्केट्स, पहाड़गंज भी इसी में, तो जहाँ मार्केट्स होते हैं वहीं लोग इंक्रोचमेंट करके अपना काम धंधा करते हैं। अभी उसके बाद लगातार कार्रवाई चली। हमने कल करोल बाग में डीवी गुप्ता रोड पे बस स्टैंड के पास लोगों ने झुग्गियां बना रखी थी, वो तोड़ी है, वो हटाया है। तो ये कार्रवाई चलती है, सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, रेगुलर, मतलब कुछ तो जोन वाइज रेगुलर बेसिस पे है। क्या है, इसको नए उस रूप में देखा गया कि भाई वहाँ पर दंगा हुआ, फिर वो कार्रवाई हुई, तो इसलिए इस पे ज़्यादा मीडिया की भी आंखें गई और लोगों की भी। टाइमिंग भी थोड़ी सी क्लैश कर गई 16 अप्रैल वाली घटना से। हाँ, वो तो टाइमिंग तो थी, यही टाइमिंग को देख के आपने लेटर भी लिखा था। नहीं, पत्र तो हमने, जिसमें आपने कहा था कि संरक्षण आम आदमी पार्टी के लोग दे रहे हैं। आपने पत्र में लिखा है। मैंने लिखा था, मैं इससे डिनाई नहीं करूँ, मैंने लिखा था, और लिखा इसलिए था क्योंकि इलाके की जो रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह वहाँ लोग करते हैं, वो इनको ना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उनसे फिर वो सारे गलत धंधे कराना, क्राइम कराना,
और इसीलिए आप देखो कितना क्राइम बढ़ गया है। आप दिल्ली में अभी मेरे को बदरपुर के बता रहे कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ, वो बांग्लादेशी ने किया। ऐसे 2 मर्डर हुए, और संगम बिहार में और एक मदनपुर खादर में। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी। तभी मैंने दोनों कारपोरेशन को और पत्र लिखा, जी। हमने ये कार्रवाई और तेज होनी चाहिए। अगर दिल्ली को आज थ्रेट है, जो अमन चैन बरकरार रहे, इसके लिए काम होना चाहिए, सबको मिलकर इसमें सहयोग देना चाहिए। ठीक है, आपकी ये बात मैं मानता हूँ कि मान लीजिए इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट अगर किसी सरकारी भूमि पे है, पब्लिक के इस्तेमाल की भूमि पे है, तो उस पर न्याय सम्मत और नियम सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात मैंने बार बार सर अपना ऑन द रिकॉर्ड कहा भी है कि उस आपाधापी के जो वीडियोस हमारे सामने आए थे 20 अप्रैल वाली कार्रवाई के, तो मैं कम से कम मुझे लगता है कि उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अधिकारी कागज देख कर नकारना ही है, तो जो अधिकारी उस जेसीबी मशीन के बगल में चल रहा है वो कागज देख के नकार दे कि नहीं साहब अभी ये जगह सही नहीं है, या ये कारण है जिस वजह से आपको कार्रवाई झेलनी होगी। ये मतलब मेरा अभी मैं तो मेरी गाड़ी शायद वहीं अटक गई है कि एक पब्लिक कंसर्न है सर, वो गणेश भी हो सकता है, वो गफ्फार भी हो सकता है उस पब्लिक कंसर्न में। तो कागज देख तो लीजिए, लोग ये इतना कह रहे थे, सर नकार दीजिएगा, इतना लोगों ने इतना कहा, तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी कहा था शुरुआत की जब बातचीत थी कि कई सारे लोग खड़े हो गए, कई सारे लोग जब कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तो रुक गए, तो रोकने चले गए, वृंदा करात पहुंच गई वहाँ पे, उसी ख़ास सेकुलर गैंग जो आपने कहा है तो उससे आती हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक तबका ये भी है जो कहता है कि कोर्ट का आदेश लेकर दिखाने गई थी, कोर्ट के आदेश के 1.25-1.5 घंटे बाद तक वहाँ पर कार्रवाई होती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया उसके बाद भी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा भाई हो क्या रहा है, दोबारा आदेश पारित किया कि कन्वे कीजिए, तब तक वृंदा करात वहाँ पहुँच चुकी थी। ये तो वैसी है ना सर कि हम कोर्ट का आदेश है, आपको आदेश गुप्ता जी को कोई कोर्ट का आदेश आपको मिल जाए कि आप ये करिए, तो आप तो जाएंगे ना उस अधिकार से कि भाई हम अदालत का आदेश लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे देखना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल वो उसी रूप में सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, उसी रूप में कोर्ट का ऑर्डर लेके ही गई थी। लेकिन इंटेंशन क्या था वो तो सब देख रहे हैं। सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई आदमी जेल में बंद होता है, कोर्ट में आज ऑर्डर हो जाता है कि आप इसको जमानत दे दो, कब मिलती जमानत? 24 घंटे लग जाते हैं उसको बाहर आने में, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती। अब कोर्ट ने वहाँ से ऑर्डर किया तो ऑफिशियल कोर्ट का ऑर्डर आते आते जो समय लगा, और फिर उस दौरान कार्रवाई चलती रही। निगम के जितने अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जिस समय वृंदा करात लेके भी गई तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई रोकी गई, ऐसा नहीं कि उसके बाद कार्रवाई चली हो। तो सवाल है कि वो तो तुरंत कार्रवाई हुई। अब उतना समय कोर्ट के ऑर्डर का होने के बाद वहाँ पहुँचा, कोर्ट का ऑर्डर जब कन्वे हुआ तो जरूर इसमें समय लगा ही है। अच्छा सर, इस घटना में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? उस पूरे मतलब 20 अप्रैल की कार्रवाई में नहीं, 16 अप्रैल की घटना के बाद जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास मामला गया, जो अरेस्ट हुए, जो FIRs हुई, उनको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं तो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ कि अभी तक जो भी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई हैं, दिल्ली पुलिस ने बहुत तेज कार्रवाई की है। जिस तरीके से वो बीच में आ गए और उन्होंने बचाव किया, नहीं तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, हो सकता है हिंसा बढ़ सकती थी। उन्होंने तुरंत ही जो दोषी थे उनको पकड़ना शुरू किया, रात को ही पकड़ा, सुबह पकड़ा, फिर अगले दिन भी पकड़ा। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस ने एक्शन में आए, वहाँ पर सांप्रदायिकता का माहौल ना बने इसके लिए भी कार्रवाई की, और फिर उसके बाद लगातार ये जारी रहा। और जो कल मेरी स्पेशल CP से बात हुई, जो पाठक जी हैं,
वो उन्होंने जिस तरह से कल परसों में तिरंगा यात्रा वहाँ निकाली जी। तो उससे वहाँ का जो सौहार्दपूर्ण माहौल बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम माहौल समाप्त हुआ है और किसी भी तरह का कम्युनल माहौल ना रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे प्रयास किए। जहाँ दोषियों को पकड़ना, दंगाइयों को आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ने में कोई उन्होंने कोर कसर नहीं छोड़ी और वहीं माहौल को सुधारने में भी काम किया। तो इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करता हूँ। समय रहते उन्होंने कार्रवाई की और इस दंगे को, हिंसा को आगे नहीं बढ़ने दिया। हो सकता है ये दंगा और हिंसा आगे बढ़ सकती थी, अगर इसको जरा सी लापरवाही होती तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आगे आ सकती थी। और दिल्ली पुलिस, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी का, तो उनसे मैंने बातचीत थी, क्योंकि वीएचपी के एक व्यक्ति प्रेम शर्मा जी का भी इसमें नाम आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने कहा कि जो उस दिन 16 तारीख के दिन 2 शोभा यात्राएं निकली थी, सुबह से 2 शोभा यात्राएं निकल गई थी, उनमें कोई हिंसा नहीं हुई और तीसरी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष के लोगों को बुक किया गया है, एफआईआर लिखी गई, अरेस्ट किया गया। तो जिस पे विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने समय पे एक्ट नहीं किया, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब परमिशन नहीं थी। मतलब वो कार्रवाई से बहुत संतुष्ट नहीं थे, पुलिस की कार्रवाई से। और विश्व हिंदू परिषद का जो इसमें नाम आया है, बजरंग दल का जो इसमें नाम आया है इस पूरी घटना में, उसको आदेश जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन हमारा मानना है कि पूरी न्यायपूर्ण और अच्छी त्वरित कार्रवाई हुई है। दूसरा, अगर किसी ने परमिशन ली या परमिशन नहीं दी तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि परमिशन नहीं ली तो फिर उसके ऊपर पथराव होगा, यात्रा के ऊपर, या तिरंगा वहाँ चल रहा है, भगवा झंडा है तो उसके ऊपर पथराव होगा, या हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पथराव होगा। भाई, सब लोग, हर धर्म के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं और ऐसे प्रोसेसन होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन लोगों को कोई छूट दे दें जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हों। और उनसे हमने जब बात की, जब सी ब्लॉक के लोगों से जो मस्जिद के आसपास रहते हैं, तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था। मतलब सब, आपको पता है इस तरह के दंगों में सबके अपने अपने अलग वर्जन होते हैं, सब कोई बोलता है कि सामने से शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने, इधर के लोगों ने पलटवार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि पलटवार किया, वो कहा कि सामने वाले तो भाई सब तलवार लेकर आ रहे हैं, दुनाली बंदूक लेकर आ रहे हैं, मस्जिद के सामने आके मस्जिद के दरवाजे पे भगवा झंडे फेंक रहे हैं, तो इधर के लोग भी गुस्सा के मारने लगे। तो मैंने इस पर कहा कि भाई, अगर ये आप भी लोग ये कर रहे थे तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस से क्यों नहीं बात करना चाहिए आप लोगों को? जो मैंने जेन्युइनली सारे पक्षों ने सवाल किया। तो आरोप दूसरे पक्ष पे भी लगते हैं, हिंदू पक्ष पे भी लगते हैं कि उन्होंने बिना परमिशन की शोभा यात्रा निकाली, लेकिन तलवार तो भगवा झंडा तो दुनाली बंदूकें और भड़काऊ गाने, भड़काऊ नारे, मस्जिद के सामने जाके चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम कहना, तो ये भी उनके ऊपर लगता है। देखिए, ये तो जब शोभा यात्रा होती है, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया, जिस तरह से वहाँ शोभा यात्रा निकाली गई, तो ना तो किसी मस्जिद पे किसी पे कोई वहाँ पर आपत्तिजनक कोई बात कही गई, ना वहाँ पर कोई झंडा वगैरह लगाया गया। ये सब बातें जो कही गई, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल को, या जो समाज निकाला उसको एक आरोपी के कटघरे में खड़ा करने वाली बात है, या फिर अपने जो काम को उसको डिस्काउंट देने की बात है, अपने काम को, कि भाई हमने गलत किया तो इसका डिस्काउंट ये कि वो लोग भी कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू समाज ने आगे आके कोई दंगा किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे भावनाएं भड़की हो, अगर ऐसी बात है, देखिए विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन मंत्री वहाँ थे और उमाशंकर नाम उनका था, वो बाद में हॉस्पिटल भी रहे, वो कह रहे तलवार से मेरे ऊपर हमला किया गया, और शायद वो रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। वो कह रहे कि अगर वो नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। ये वहाँ की, उनका इंटरव्यू भी आया था टीवी पर, तो वहाँ नारे लोग लगा रहे थे, अंसार भाई छोड़ना नहीं, ये कर देना वो कर देना। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आप अगर एक शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जा रही है, अगर कोई इसमें इस तरह की बातें करता है, मुझे लगता है वहाँ के गलत है, और इस तरह की बातें होंगी, अगर होंगी तो
पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, निश्चित रूप से उसमें जो भी चीज़ें हैं वो संज्ञान निष्पक्ष रूप से लेगी। मोहम्मद अंसार के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी वाली एक फ़ोटो लेकर आएंगे कि देखिए एक फ़ोटो में तो आम आदमी पार्टी की फ़ोटो की टोपी झंडा पहन उठाए हैं, दूसरी फोटो में बीजेपी का भी टोपी झंडा पहने हुए हैं। देखिए आम अंसार, आदमी पार्टी वालों से बात होगी तो अगर कबू करते हैं तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि अंसार, मोहम्मद अंसार, जिसके बारे में क्षेत्र में अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अलग अलग तरह के आरोप हैं। देखिए मैं इसका एक कनेक्शन आपको बता रहा हूँ। जिस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, 2020 ताहिर हुसैन का नाम आया जी। मास्टरमाइंड थे। अपनी घर पे पत्थर रखे, पेट्रोल बम रखे, गुलेल रखी, वो भी आम आदमी पार्टी के पार्षद। ऐसे लोगों को शेल्टर देना, ये आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा बना लिए, काम शुरू किया। अंसार वहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था। वहाँ के विधायक, उनके साथ भी फोटो है, अलग से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, अजय यादव। पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था और पूरा शेल्टर था। और यही नहीं, इसका कनेक्शन बंगाल से भी था, बांग्लादेश से भी था। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इस तरह की हम कोई बात नहीं कह सकते जिसमें कोई पर्याप्त सबूत नहीं हो। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। आपकी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कभी नहीं किया। देखिए मैं उसका एक, जिस फोटो का संजय वो जिन्होंने हवाला किया आम आदमी पार्टी के, उसके बारे में मैंने तुरंत उस पर एक जवाब दिया था। जो एक बजाज करके, कोई संगीता बजाज करके एक थी, वो उसको खुद संजय सिंह ने शामिल कराया था, जो बीजेपी में पहले थी। वो उसके साथ थी, उसकी फ़ोटो थी, और उस फोटो में संजय सिंह भी खड़े आम आदमी पार्टी में शामिल कराते हुए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ बातचीत का मीटर लेकर, जिसमें इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। और इंक्रोचमेंट की बात होते होते सर आपके घर की तस्वीरें सामने आई थी। वेस्ट पटेल नगर में आपका घर है, जिसमें कहा गया कि MCDs को पत्र लिखने वाले आदेश गुप्ता जी के घर के बाहर ही अतिक्रमण है, नाली के ऊपर तक रैंप आया हुआ है, निर्माण है जो सीमा है उसके बाहर निकले हुए हैं। वो क्या इलीगल है सर? इंक्रोच है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या है? मतलब वो चीज़ क्या है जिसके बारे में इतनी बहस हो रही है? देखिए मैं उनको, आम आदमी पार्टी वालों को भी चुनौती देता हूँ कि वो हमारे घर का करा लें, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पूरा नक्शा पास करा के हमारा मकान बना, आज का नहीं बना है, बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है, और बहुत अपना छोटा और सुंदर मकान है। 100 गज के मकान में रहता हूँ, और केजरीवाल साहब जैसी बंगला नहीं है हमारे पास, जिस बंगले में वो स्विमिंग पूल भी बना दें बिना परमिशन के, जिस बंगले में वो बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, क्योंकि वही मुख्यमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो एक दिल्ली का सामान्य नागरिक हूँ, और जिस मकान में रहता हूँ, मकान पे जाने के लिए, हमें चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, सहारा लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वो सीढ़ियाँ हैं। बाकी जो भी कार्रवाई MCD अगर करती है, हमारा तो मकान सारा नक्शे से बना हुआ है, और जिन लोगों के नहीं है, सब तरीके की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या फिर इलीगल इंक्रोचमेंट हो, तो उस तरह की कार्रवाई कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लेटर लिख रहे हैं मनीष सिसोदिया विधायकों को, हाँ, कि बीजेपी वाले डरा रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, बीजेपी के जितने लोग हैं, कि पैसे की उगाही कर रहे हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। एक्चुअली में क्या है, देखो सिद्धांत जी, इस पे आपको जाना पड़ेगा। क्या लेटर आज से पहले उन्होंने नहीं लिखा? ये लेटर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अब निगम बहुत तेज़ी से उन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पे, जिनको ये शेल्टर दे रहे हैं, जिनसे इनकी दुकानें चल रही हैं, जिनसे ये उगाही करते हैं, जिनसे इनको वोट बैंक के रूप में जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दर्द है इनको, और वो दर्द छुपाने के लिए ये इस तरह की पत्र लिखा है। हमने भी अब एक पत्र लिख रहे हैं लोगों को,
और जो जिस तरह के मेरे पास लोगों की खबरें भी आ रही कि आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपका मकान बना है और एमसीडी वाले आपको गिराएंगे मकान को, तो हम बचाएंगे आपको, बताइए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, कितने पैसे देंगे। और ये इनका पुराना धंधा है। अभी मनीष सिसोदिया जी की बिल्कुल खास जो पार्षद रिश्वत लेके रगे हाथों पकड़ी, वो कौन थी? गीता रावत। और वो आरोप क्या था? रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेना। आपकी खास को टिकट दिया आपने, चुनाव लड़ाया आपने, पार्षद आपने बनाया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके लिए कर रही थी काम? तो वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये किसको आता है? ये तो आम आदमी पार्टी के लोगों को अच्छी तरह आता है। आप उनके पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी हिंसा की बात हो रही है और कुछ समय पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके घर पर कथित रूप से हमला हुआ, वीडियो वायरल आया है इसमें। और उसके बाद कुछ आरोपी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के थे जेल से छूट कर आए, फिर उनका माल्यार्पण किया गया, उनको माला वाला पहनाई गई, वो फोटो काफ़ी वायरल हुई थी। बीजेपी ने, दिल्ली बीजेपी ने। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि इस तरह की चीज़ों से एक गलत संदेश जाता है? मुख्यमंत्री के आवास पर लोग हमला कर रहे हैं, फिर पार्टी उनका सम्मान कर रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ बीजेपी ने इस तरह की चीज़ों का विरोध भी किया है पास्ट में, कि जो आप ही अभी कह रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट हटाने वालों के साथ को हटाने वालों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो कौन है, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री के आवास पर हमला करके आ रहे हैं वो बेल पे आ रहे हैं तो उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, इसमें आपको हम दो तीन बातें बताएंगे। क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक कॉमन मैन की बात करते थे, आम आदमी, जो कहते थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली लंबी वाली, बंगला भी ले लिया, 2 कमरों में कह रहे थे, अब तो 20 कमरों पे बंगले में रह रहे हैं, फिर स्विमिंग पूल भी बनवा लिया, सिक्योरिटी भी ले ली। भारत सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी दी। उनकी भगवान ना करे उनके साथ कोई भी अनहोनी हो, क्योंकि एक इंसान की तरह सब लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी हिंसा और तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन देखिए, आप जिस मुद्दे पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे वो मुद्दा बहुत सेंसिटिव था। कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के लिए उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत गलत बात कही थी, गलत तरीके से। उन्होंने कहा था कि फिल्म को चला दीजिए यूट्यूब पर टाइप की बात। विधानसभा पर नहीं, वो हंसे भी थे। कश्मीरी पंडितों के 32 साल पहले जिस अत्याचार को उस कहानी ने, उस फिल्म ने बाहर लाया है, सामने लाया दुनिया के पटल पर, जिसको कोई नहीं ला पाया, तो उसको सिर्फ टैक्स फ्री करने की बात थी। और कश्मीरी पंडितों के लिए आपने जो वहाँ पर हंसी की, उसके लिए माफ़ी मांगने की लेकर आक्रोश था। और युवाओं में अगर आक्रोश है तो थोड़ा बहुत उन्होंने किसी गेट पर पेंट कर दिया, कोई एक आध चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया। वो अंदर कोई नहीं घुसा था, किसी ने ट्रेसपास नहीं किया था, कोई अंदर नहीं घुसा, केजरीवाल के घर के बाहर अंदर कोई नहीं घुसा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन वो कार्यकर्ता के नाते गए। आप उन जो हमारे गरीब, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कार्यकर्ता, जो हमारे राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता अगर ये करते तो केजरीवाल को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि चलिए मैं कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों के लिए जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ऐसा करने के बजाय वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और एक नहीं, अभी सिर्फ ट्विटर पे उनके खिलाफ कोई लिख रहा है तो उसके लिए पंजाब पुलिस भेज रहे हैं। तो ये तानाशाही, वो तो पुराने लंबे समय से कहते रहे कि उनके पास पुलिस नहीं है। हाँ, तो पुलिस आ गई तो अब कर रहे हैं इस काम को। अच्छा, यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने कार्रवाई शुरू की कई लोगों पे, हमारे पार्टी के लोगों के ऊपर। और भी कई लोग, आम कॉमन मैन जो ट्विटर पर उनके खिलाफ लिखता है, उसको उनकी क्राइम एक साइबर टीम बिठाई है और उसको चेक करके उसको पंजाब पुलिस को देते हैं और फिर उस पर कार्रवाई कराते हैं। ऐसे केसेस आ गए। मैं इन फ्यूचर आपको ऐसे कई केसेस दिखा दूंगा जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और उनके ऊपर पंजाब पुलिस
आई है, बोले आपने केजरीवाल के खिलाफ लिखा है। तो इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति रखने वाले ये लोग हैं और इस तरह की बात करते। ठीक है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा युवा मोर्चा का हो, कहीं वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना तोड़फोड़ करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कार्रवाई, तो पुलिस ने तो केस बनाए हुए हैं, पुलिस कार्रवाई करेगी। आखिरी सवाल मैं छोटा सा इस पे पूछना चाहता हूँ। आखिरी सवाल कि आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में साल 2020 का जो विधानसभा चुनाव था काफ़ी निर्णायक था। बीजेपी कोई भी पार्टी चाहेगी वो लड़े तो कुछ और सीटों में इजाफा हो, एक बहुमत के करीब आए, बहुमत से आगे जाए। बीजेपी की भी यही कोशिश होगी, नहीं सफल हो पाई। तो उसके बाद मनोज तिवारी जाते हैं और आदेश गुप्ता आते हैं और कहा जाता है, अब ये बातें होने लगती हैं पूरे दिल्ली में, पत्रकारों के बीच में और सबके बीच में ये बातें होने लगती हैं कि आदेश गुप्ता अपनी एमसीडी की ट्रेनिंग, एमसीडी का जो पूरा जो अपनी ट्रेनिंग थी वो लेकर आए हैं बीजेपी को संभालने। और ये वो समय है जब एमसीडी मर्जर के बिल्स पारित हुए हैं और गजट जारी हुआ है और एमसीडी चुनाव के लिए फिर से परसीमन होना है, एमसीडी चुनाव सर पे हैं और बीजेपी अपनी सत्ता गंवा चुकी है दिल्ली में, लेकिन एमसीडी पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसको पता है कि पुलिस अपने हाथ में है तो इधर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक जो बड़ा हिस्सा है जो दिल्ली को संभालने वाला, वो भी सामने रहना चाहिए। और इसलिए आदेश गुप्ता बीजेपी के लिए सबसे फिट चेहरा है। क्या एमसीडी इलेक्शन, इस पूरी आगामी एमसीडी इलेक्शन, इसको भी समय है, इस पूरे नैरेटिव में कहीं बैठ रहा है जो 16 से 20 अप्रैल की कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है? देखिए, आदेश गुप्ता की सक्रियता जो है। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते सिर्फ चुनाव के लिए, लेकिन वो काम तो पूरे दिखता ही है जो काम होता है। एमसीडी, सवाल सिर्फ एमसीडी का नहीं, दिल्ली के अंदर भी बात हो। आज सब लोग ये जान रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो जो एश्योरेंस दिए थे दिल्ली के लोगों को, साफ पानी के हों या फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सही करने की बात हो, यमुना सफाई हो, बहुत सारे ऐसे मसले, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड, उन सभी मसलों पर दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल रही है। उन मुद्दों को भी हमने बहुत आगे चल के उजागर किया है। दिल्ली सरकार की शराब पॉलिसी हो या करप्शन हो, उसको लेके हमने बहुत तेज़ी से और तथ्यों के साथ प्रहार किया और जनता के बीच ये नैरेटिव गया है। और दिल्ली एक देश की राजधानी होते हुए यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और उनको अगर कोई शेल्टर दे रहा, तो इस बात को भी उजागर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी के अध्यक्ष की हैसियत से मैं इस बात को उजागर करता रहूँगा और मेरा मानना है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से जितनी भी दिल्ली के लोग हैं उनको एकजुट करके इनकी कामों को, आम आदमी पार्टी के झूठ को एक्सपोज करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, जिससे जनता को असलियत पता लगे। आज जिस तरह से भगवंत मान यहाँ आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुलाया उनको और जो बातें बताई उन्होंने कि एजुकेशन मॉडल, तो इस पे मेरा इतना कहना है कि मान साहब को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में कितनी खामियां हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें, जैसे 755 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 400 से ज़्यादा स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 स्कूलों टीचर्स कमी है, 30% ही स्कूलों में साइंस है, 1030 स्कूलों में सिर्फ 30% स्कूलों में बच्चों में। देश की राजधानी का हाल है। 500 स्कूल खोलने का वादा किया, वो तो पूरा नहीं किया, 16 स्कूल बंद कर दिए। 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को 9th में फेल कर दिया जाता कि 10th का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो ये सारे मुद्दों के साथ साथ जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड दिल्ली के माहौल को ख़राब करने वाला जो तत्व हैं, जो दिल्ली में यहाँ रहकर दिल्ली की रहने वाले लोगों को, साधारण निवासियों को परेशान करते हैं, इस तरह के मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी प्रखरता के साथ हम उठाएंगे और इसको आगे
एक कंक्लूजन पर भी ले जाएंगे। चलिए, वो मेरा पेनल्टी सवाल था, ये अल्टीमेट सवाल हो जाएगा तब, क्योंकि मैंने बात की ना चर्चाएं क्या हो रही हैं। चर्चाएं अब ये भी हो रही हैं कि आदेश गुप्ता जी को एक मॉडल मिल गया है। लोग ये बातचीत में कहते हैं कि आदेश गुप्ता जी को एक मॉडल मिल गया है। उस मॉडल को आप योगी आदित्यनाथ मॉडल कह लीजिए या उस मॉडल को नरोत्तम मिश्रा मॉडल कह लीजिए। आज हिम्मतनगर में भी बुलडोज़र चलने की कार्रवाई हुई है। तो बुलडोज़र चलना, गुजरात में। हाँ, तो ये चर्चा हो रही है कि क्या अब उस तरह की चीज़ों का एक ब्लेंड अब दिल्ली में भी आएगा, वो चीज़ें दिल्ली में भी आएंगी, क्योंकि फ्री बिजली फ्री पानी वाली स्कीम पर आप बहुत काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। 2020 के चुनाव के पहले भी मैंने मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू किया था, हमारे लल्लन टॉप अड्डा पे वो आए थे, तो मैंने बोला था कि फ्री बिजली को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा था कि करेंगे, इस पर कुछ करेंगे। तो क्या है, मतलब किस मॉडल पे जा रहे हैं आप? देखिए, फ्री वीज का कोई मुद्दा नहीं है। अगर असलियत आप देखेंगे तो नाक को इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो। मैं खुद झुग्गी सम्मान यात्रा में गया था, मैंने खुद 1.5 महीने किया। झुग्गी में रहने वाले लोगों के बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। उनको पानी पीने के पानी के लिए 200 रुपये का एक कार्ड लेना पड़ता है दिल्ली जल बोर्ड का, तब पानी मिलता है। तो सवाल है कि बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की जो बात करती थी और जो गुड गवर्नेंस की बात करती है, दोनों में ही जब तालमेल रहेगा, दोनों बैलेंस रहेंगे, तभी देश का भला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम विदेशियों को बसाते रहें, घुसपैठ कराते रहें और उनको प्रश्रय देते रहें, या फिर जो बैड एलिमेंट है उनको हम बख्शते रहें और उदारवादी नीतियों से, और हम गुड गवर्नेंस की बात करते रहें। तो जहाँ चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, वो भी गुड गवर्नेंस के साथ साथ सख्ती से प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हों, दंगों के खिलाफ हो, चाहे कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, या फिर देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी को सुविधाएं मिलें, वो सुविधाएं मिलें जो अभी तक नहीं मिली देश की आज़ादी के बाद। तो वो दोनों ही बातें हैं। इसलिए आज दिल्ली ये चाहता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में शांतिपूर्व रहना चाहती है। जिस तरह से बातें हो रही, इंक्रोचमेंट रिमूवल अभियान में तेज़ी आएगी तो बहुत से इलीगल एक्टिविटी ख़त्म होगी, ऐसा सब लोग सोचते हैं। तो निगम ये कार्रवाई कर ही रहा हो, उसमें पूरा दिल्ली पुलिस का सहयोग मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थे आदेश गुप्ता, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आदेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे सवालों पे होपफुली हमने उनका जवाब जानने की कोशिश की, उनका जो भी वर्जन था इस पूरी बातचीत पर। आपकी क्या राय है हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।